हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो हमारा ये कैप्सूल कोर्स जो कि मॉडर्न फिजिक्स या कहें कि क्वांटम फिजिक्स के लिए है और आपके मेन एग्जाम्स के रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस पूरे कैप्सूल कोर्स में इंक्लूड किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस एग्जाम में पूछा सकता है, मैटर वेव और ईएम वेव में। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स। पार्टिकल के एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम में ट्रेवल करने से ही मैटर वेव आती है, या डेवलप होती है, या कहते हैं एसोसिएट हो सकती है। जबकि ईएम वेव जो होती है ये एमिट होती है फ्रॉम द सोर्स इन स्पेस। ईएम वेव हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। जबकि मैटर वेव में इस तरीके का कोई भी फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता है। इसका थर्ड डिफरेंस लिख सकते हैं आप कि ईएम वेव फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है, जबकि मैटर वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। इसको ट्रेवल करने के लिए ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम। फोर्थ डिफरेंस में आप लिख सकते हैं कि जो ईएम वेव की स्पीड होती है ये लाइट की स्पीड के बराबर होती है। हमेशा याद रखिएगा ईएम वेव की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। इसका एक डेरिवेशन भी छोटा सा हमने करके रखा हुआ है। तो दूसरा, मैटर वेव की बात करें स्पीड की, तो वो लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होती बल्कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है। और इसका एक डेरिवेशन भी है, बट अब एकेटिव फिजिक्स के कोर्स में ये नहीं है, मे बी अदर यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस में हो। तो सी स्क्वायर अपॉन वी कह सकते हैं कि जो मैटर वेव की वेलोसिटी होती है वो सी स्क्वायर अपॉन वी होती है। फिफ्थ डिफरेंस आप लिख सकते हैं, ईएम वेव एक्सप्रेशन जो होता है वेवलेंथ का वो c अपॉन वी है। हमेशा याद रखिएगा ईएम वेव का एक्सप्रेशन वेवलेंथ के लिए c अपॉन वी होता है, जबकि मैटर वेव के लिए वेवलेंथ जो होती है वो डी ब्रोगली मैटर वेव की डेफिनेशन से, हाइपोथेसिस से हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p होता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल्स की अगर बात करें या 2 नंबर में कभी एग्जाम्पल्स ही पूछ लिया जाए तो एग्जाम्पल है ईएम वेव्स के, जैसे रेडियो वेव एक ईएम वेव है, यूवी लाइट एक ईएम वेव है, जबकि इलेक्ट्रॉन बीम एग्जाम्पल है मैटर वेव का। तो इस तरीके से आप इसके डिफरेंस को एग्जाम में लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा जाता है वो है व्हाट इज वीन्स लॉ, और 2017 में भी ये आया हुआ है। तो इन अ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ फॉर विच एमिशन पावर इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ऑफ द बॉडी। तो ये वीन्स लॉ का स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिख के आना जरूरी होगा कि किसी भी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के लिए जो वेवलेंथ होगी, जिसे हम लैम्डा एम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वेवलेंथ हमेशा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट वीन्स कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻³ के फॉर्म में लिखी जा सकती है। इसका जो दूसरा रिलेशन है वीन्स ने, क्योंकि दो इक्वेशन कह सकते हैं, दो रिलेशन फाइंड ऑब्टेन किए थे, पहला ये हो गया, दूसरा ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं ई लैम्डा T⁵ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दोनों में से अगर आप पहला लिख के आते हैं तो ज्यादा बेटर है, दूसरा भी आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो इसकी इक्वेशन है प्रॉपर, जो बात करें इस इक्वेशन को, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8πhc अपॉन लैम्डा पावर 5 मल्टीप्लाई e⁻⁻hc अपॉन लैम्डा के टी इंटू डी लैम्डा। तो ये इक्वेशन लिखें या ना लिखें, एटलीस्ट आपको ये स्टेटमेंट और ये दोनों में से एक इक्वेशन, एक रिलेशन लिख के आना कंपलसरी होगा। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज रिले जीन्स लॉ। सो रिले जीन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इट इज अ लॉ गिविंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन emitted by black body with a narrow band of wavelengths. It states that this intensity is proportional to the temperature divided by the fourth power of the wavelength. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये मेन स्टेटमेंट है इसका कि इंटेंसिटी जो होगी वो हमेशा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल और डिवाइडेड बाय द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि ये जो टेम्परेचर है और
फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा की पावर 4 होगी. सो दिस Rayleigh-Jeans law is a good approximation to the experimentally verified Planck radiation formula only at long wavelengths, and this equation can be written as E lambda d lambda equal to 8 pi kt upon lambda to the power 4 into d lambda. So students, ये डेरिवेशन भी इसका एग्जाम में आ सकता है, रिले-जीन्स लॉ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए या प्लांक्स रेडिएशन लॉ का डेरिवेशन. तो जो लोग 100% मार्क्स के लिए तैयारी करते हैं उनको इसके डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करने चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. क्वेश्चन 4, व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, या यूं कहें व्हाट आर मैटर वेव्स, या इसको ऐसे ही पूछा सकता है डिफाइन डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो डी ब्रोगली ने वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के बारे में बताया था और मैटर वेव्स के कंसेप्ट को इन्होंने डिफाइन किया था. तो मैटर वेव्स क्या होती हैं, तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव विच इज कॉल्ड मैटर वेव. जब भी एक पार्टिकल किसी मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तो उसके चारों ओर एक वेव एसोसिएट हो जाती है और इसी वेव को हम क्या नाम देते हैं, मैटर वेव का नाम देते हैं. याद रखिएगा हमेशा, मैटर वेव की जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, और p जो है यहाँ पर मोमेंटम को डिनोट करता है, तो इसको h अपॉन mv के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव. सो मैटर वेव में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो 4 मैंने यहाँ पे लिखी है, आप एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक 2 मार्क्स में जरूर लिखें. पहली चीज है मैटर वेव्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व. मैटर वेव्स ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, ये मैथमेटिकली या कहें कि हाइपोथेटिकली हम इसको कंसिडर करते हैं. दूसरी बात, वेवलेंथ जो होती है मैटर वेव की h अपॉन p, जिसको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिखा था हमने, या h अपॉन mv से डिनोट किया जाता है. थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैटर वेव की कह सकते हैं कि मैटर वेव्स कैन बी जनरेटेड ओनली विद मूविंग पार्टिकल्स. अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है किसी मीडियम में, यहां से यहां तक जाना है पार्टिकल को, पार्टिकल यहीं पर ही है, ठीक है, तो रेस्ट में अगर है तो मैटर वेव जनरेट ही नहीं होंगी. मैटर वेव सिर्फ और सिर्फ किसी मीडियम में पार्टिकल जब मोशन में होता है तभी जनरेट होती है. तो कह सकते हैं कि इफ v इक्वल टू 0 देन वेवलेंथ इक्वल टू 0, दैट मींस देयर विल बी नो जनरेशन ऑफ मैटर वेव्स. फोर्थ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैटर वेव्स ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल. अगर मीडियम नहीं प्रेजेंट होगा, फ्री स्पेस में मैटर वेव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. सो इस तरीके से इसका आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 है हमारा, पहले एकेटीयू के सिलेबस में था लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रहता है. तो स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो स्टूडेंट, जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का, उसको डेमोस्ट्रेट किया गया था ये वेरीफाई करने के लिए. तो कह सकते हैं इसमें कि दे एस्टेब्लिश दैट द इलेक्ट्रॉन्स शो डिफ्रैक्शन इफेक्ट एंड हैंस दे आर एसोसिएटेड विद द वेव नेचर. तो जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का, उसको वेरीफाई करने के लिए ही इसका सिग्निफिकेंस है, तो इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, डिफाइन फेज वेलोसिटी. स्टूडेंट्स, ये भी हमारे सिलेबस में एकेटीयू के नहीं है, पहले था, लेकिन क्योंकि रिलेटेड है तो मे भी पूछा जा सकता है. तो क्या है ये क्वेश्चन, फेज वेलोसिटी, जिसको हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं, इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी होती है वही फेज वेलोसिटी है. विच अ पार्टिकल फेज ऑफ द वेव प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम, द प्रोडक्ट phase velocity and group velocity of any particle equal to the square of the speed of light in vacuum. आपको ध्यान होगा, मैंने पीछे बताया भी था इसमें कि जो मैटर वेव्स की वेलोसिटी होती है वो फेज वेलोसिटी वो सी स्क्वायर अपॉन वी से जो डिनोट करते हैं वो वीपी और वीजी के रिलेशन के अकॉर्डिंग ही कहा जाता है. मैथमेटिकली इसको प्रूव किया जा चुका है कि जो मैटर वेव्स की वेलोसिटी होती है, या कहें कि यहाँ पर जो फेज वेलोसिटी है उसका ग्रुप वेलोसिटी के साथ रिलेशन कैसा होता है, वीपी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वीजी. वीजी ग्रुप वेलोसिटी है, वीपी फेज वेलोसिटी है. स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन जो कि 2015 और 2018 में भी पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन साई. साई जो वेव फंक्शन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिसको दूसरे तरीके से जब पूछा जाता है तो कहा जा सकता है व्हाट इज मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन.
तो क्या है ये, तो ध्यान रखिएगा कि सिग्निफिकेंस की जब भी बात करते हैं वेव फंक्शन साई की, तो इंडिविजुअली यानी कि सिर्फ और सिर्फ साई लेटर का सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करते हैं इसके मैग्नीट्यूड का, तो ही ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करके देता है। तो कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम में यही लिख के आना है आपको कि साई हैज नो मोर सिग्निफिकेंस बट the square of its magnitude, that is psi mod psi square, represents the probability density. So it is the probability of finding the particle at a particular point at a particular time. तो probability density क्या है कि किसी भी जगह पर किसी भी particular time पर अगर particle के पाए जाने की probability है, तो उसको बताने के लिए ही इस P लेटर को यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन किया गया है मॉड साई स्क्वायर से। और क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इस पे यहाँ पे साई और साई कॉन्जुगेट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है, जो कि अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर ली गई है, क्या क्या कही जा सकती हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। Psi should be normalized wave function so that mod psi square will represent probability. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि पार्टिकल कब पाया जाएगा, ये कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए मैक्स बॉर्न ने इंटरप्रेट किया कि वहां पर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। इसको अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। एज प्रोबेबिलिटी इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन, बता देता हूं चलो। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब है जब इस मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 मिलती है तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है। मींस 1 होना कंपलसरी है इसकी वैल्यू का, तभी हम कहेंगे वहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। As probability is single valued function, psi must be single valued function at every point in space. थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं psi must be finite. फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं psi must be continuous in the region where it is defined. So इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को आप एग्जाम में करके आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको जरूर तैयार कर लेना है। स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन पेपर जब बहुत आसान आता है तो उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन 10 है हमारे यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्री पार्टिकल? फ्री पार्टिकल से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक ऐसा पार्टिकल जिसमें किसी भी तरीके का कोई फोर्स ना लग रहा हो, या कहें कि जिसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड ना की गई हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम फ्री पार्टिकल कहते हैं। तो याद रखिएगा कैसे लिखना है, ए पार्टिकल विच इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी फोर्स field and hence does not have any potential energy, that is v equal to 0। v यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। v जब भी 0 होगा तो वो पार्टिकल क्या कहलाएगा, फ्री पार्टिकल कहलाएगा। तो इसको एग्जाम में आप ऐसे लिख के आ सकते हैं। क्वेश्चन 11 स्टूडेंट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द वैल्यूज ऑफ एनर्जी En for which Schrodinger's steady state equation can be solved are called eigenvalues। तो ये आइगन वैल्यूज का जो फॉर्मूला है, ये आप जब भी अगर सिर्फ आइगन वैल्यूज आता है तो आपको इतना लिख करके यहाँ पर ये फॉर्मूला भी देना होगा, जो कि है En इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। जो हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का जो डेरिवेशन करते हैं वहां से इसको हम ड्राइव करते हैं। और अगर आइगन वैल्यूज आ गया उसके साथ आइगन फंक्शन भी पूछा जा रहा है, तो इन्हीं आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग टू वेव फंक्शन साई एंड आर नोन एज द आइगन फंक्शंस। याद रखिएगा कि जो ये आइगन वैल्यूज हैं इसके ही करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन साई है उसी का एक्सपेंशन ही कहलाता है आइगन फंक्शन, जिसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, साई एन इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है ए जिसको हम रूट 2/L के फॉर्म में इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। ये अलग से एक डेरिवेशन हमने छोटा सा किया था न्यूमेरिकल में। तो साइन एन इक्वल टू √2/L साइन n पाई x अपॉन L, जहां पर n डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, पहले दूसरे तीसरे के लिए, तो 0 से शुरू ना होकर के पहला ऑर्डर n इक्वल टू 1 से आपको रखना है। तो दीज आर दी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। ये सेट ऑफ आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा एंड आइगन फंक्शंस रेस्पेक्टिवली, दूसरा वाला आइगन फंक्शन को रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L। तो 11वां क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करके रखेंगे इसको। क्वेश्चन 12 है स्टूडेंट्स, व्हाई द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज नॉट ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। ये बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है, जब हम क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि वेव नेचर हमें डेली लाइफ में क्यों नहीं दिखता। तो इसका आंसर है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि द वेव लेंथ ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल
material is very small and no instrument has been designed to measure the wavelength of these macroscopic bodies till date. Hence the wave nature of the particle is not observed in daily life. तो याद रखिएगा कि अभी तक कोई इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना है, वेव नेचर है, ये बात डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से वेरीफाई हुई थी, उसको डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, तो उसको हम डेली लाइफ में इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। क्वेश्चन 13 मॉडर्न फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट और व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। दोनों को एक ही आंसर में हमने यहाँ पे कंपाइल कर रखा है। तो क्या है इसमें, याद रखिएगा पूरा कॉम्पटन इफेक्ट जो हम फिगर बनाते हैं उसका ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर देना है जब भी आएगा व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। तो क्या है इसमें, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी की जो बीम होती है वो होती है एक्सरे की, जो उसमें हम इंसिडेंट कराते हैं, एंड दिस इंसिडेंट बीम इज स्कैटर्ड बाय अ सब्सटेंस, then the scattered radiation contains radiation of lower frequency, that means greater wavelength, along with the radiation of unchanged wavelength. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब कोई वेव यानी कि एक्सरे की वेव है, ये हमारी इस तरीके की हाई फ्रीक्वेंसी की किसी पार्टिकल से टकराती है तो यहाँ पे कुछ अनचेंज मिलती है और कुछ चेंज हो जाती है। तो इन्हीं दोनों को जो ये चेंज हो रही है इनको आगे क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है, आगे डिस्कस करेंगे, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन के टर्म्स में भी कहा जाता है। तो ये जो फिनोमेना हुआ स्कैटरिंग का, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन चेंज्ड एंड अनचेंज्ड रेडिएशन इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, जो हमारी वैल्यू बदल गई और जो कांस्टेंट रही टकराने के बाद भी, स्कैटर होने के बाद भी, उसका डिफरेंस ही डेल्टा लैम्डा कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉम्पटन इफेक्ट से बन सकता है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड रेडिएशन। जो भी मैंने आपको बताया सेम बिल्कुल वही इसमें लिखना है, आपको पूरी चीज लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको बात बतानी है, द रेडिएशन ऑफ अनचेंज्ड वेवलेंथ इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड रेडिएशन एंड ग्रेटर वेवलेंथ दैट इज लोअर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडिफाइड रेडिएशन। हमेशा याद रखिएगा कि जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है स्कैटरिंग के बाद, या कहें कि फ्रीक्वेंसी का कम हो जाना ही मॉडिफाइड रेडिएशन कहलाता है। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट में दो तरीके के रेडिएशन हमें मिलते हैं आफ्टर स्कैटरिंग, जिसका डिफरेंस ही वेवलेंथ का जब हम निकालते हैं तो वो कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है, जो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन 13 में बताई थी बात। 2 मार्क्स में स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका डेरिवेशन आता है, व्हाट इज प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। सो प्लैंक्स ड्राइव्ड एन इक्वेशन फॉर द एनर्जी पर यूनिट ब्लैक बॉडी इन द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच इज नोन एज द प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला ये जरूर लिख के आनी है, ये पूरा डेरिवेशन है जिसका एग्जाम में जो लोग 100% मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, चाहते हैं कि फुल मार्क्स आए, तो जरूर इसका डेरिवेशन भी तैयार करें। तो ये है यू ओमेगा इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब e टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। लेजर में भी अगर स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, हमने वहां पर आइंस्टीन जो कोफिशिएंट का डेरिवेशन करते हैं उसमें भी कंपैरिजन के लिए इसी प्लैंक लॉ ऑफ रेडिएशन का यूज करते हैं, यही सेम इक्वेशन वहां पर यूज की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करके रखिएगा। स्टूडेंट्स कॉम्पटन इफेक्ट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई कॉम्पटन इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्वेबल फॉर विजिबल लाइट। अगर हम कॉम्पटन इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में एक्सरे की जगह विजिबल लाइट ले लें तो कॉम्पटन इफेक्ट क्यों नहीं मिलता है। तो उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि कॉम्पटन इफेक्ट जो कॉम्पटन की जो शिफ्ट निकाली गई थी उसका जो फॉर्मूला है जो कि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई के फॉर्म में। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए पुट हमें करना होता है कॉस फाई इक्वल टू कॉस 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आती है 0.04852 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। अगर हम इसको कंपेयर करें टू द मीन वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो उसके कंपैरिजन में ये केवल कितनी निकल के आ रही है 0.001%। सो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है डेल्टा लैम्डा है वैल्यू वो बहुत ही कम है एक्सरे के कंपैरिजन में, इसलिए कॉम्पटन इफेक्ट
डेली लाइफ में हमें ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, तो हम एक्सरे से ही इसको ऑब्जर्व केवल कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 स्टूडेंट्स जो पूछा सकता है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी एंड व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा कि ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी का फीचर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सभी इंसिडेंट किए जाने वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ब्लैक बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मीन्स जब उसको हीट किया जाए और ऐसी कंडीशन आ जाए जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, देन इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो द रेडिएशन इज एमिटेड according to the Planck's law, meaning that it has a spectrum that is determined by the temperature alone. So याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमेशा ये दो क्वेश्चन है अलग अलग। व्हाट इज ब्लैक बॉडी अगर आ रहा है तो आप केवल इतना भी लिख सकते हैं, और अगर उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी आप जोड़ देते हैं 2 मार्क्स में, एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ तक लिखें, तो पूरी 2 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में रहेगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 18 जो कि 2018-19 में पूछा भी गया हुआ है, इंटरप्रेट बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। तो जब भी बोहर्स के क्वांटाइजेशन रूल्स का इंटरप्रिटेशन हमें कहना हो या एक्सप्लेनेशन देना हो डी ब्रोगली के टर्म्स में, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? छोटा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर डेरिवेशन टाइप है या इक्वेशन आपको थोड़ा दिखानी है। तो उसके लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी कंसिडर्ड एज पार्टिकल वेव। सो ओनली दोज वेव्स प्रोपोगेट एंड सर्वाइव विच प्रोड्यूस रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव्स। रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव्स का मतलब क्या है? दोज वेव्स एट विच नोड्स एट द टर्मिनल पॉइंट विद इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, जो कि ऐसे नोड्स को जनरेट कर रही है, उसी को हम रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। हैंस द होल सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी रिटन एज 2 pi r equal to n lambda. Or from de Broglie hypothesis we know that the value of lambda equal to h upon mv, और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं लैम्डा की जगह, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। सो ये क्या प्रूव करता है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट, this prove that wave particle duality is the cause of quantized energy states। तो इस तरीके से बोहर्स के क्वांटाइजेशन रूल को डी ब्रोगली ने इंटरप्रेट किया था। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आई थिंक इसके अलावा आपको नहीं मिलना चाहिए क्वेश्चन, इन्हीं से ही आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पा रहे होंगे। और नया कैप्सूल कोर्स एक और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का जो रह गया उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको देने की, ताकि एग्जाम से पहले आपको मिल जाए। तो अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं और इनमें कोई चेंज आप चाहते हैं तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और स्टूडेंट्स प्लीज टाइम वेस्ट को ना करें, आपके पास टाइम कम है, और जल्दी से इस पूरे कैप्सूल को रिवाइज कर डालिए, और होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।